अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। यानी हमने जैसे कि बताया था एंजाइम्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये प्रोडक्शन कब इफ़ेक्ट होती है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। याद रखिएगा एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर में, तो पहला फैक्टर टेम्परेचर है जिस पे ये काम कर रहा होता है एंजाइम्स। और याद रखिएगा दूसरा जो फैक्टर है, याद रखिएगा पीएच है। तीसरा एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो आज हम आपको समझाएंगे। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। तो आज हम यही देखेंगे कि हाउ इट इफ़ेक्ट्स एन एंजाइम एक्टिविटी। तो पहले आपको हम समझाते हैं रेट क्या चीज़ होता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, हम कहते हैं E1। ये 1 सेकंड के अंदर, हम कहते हैं जी ये 1 सेकंड में अगर 100 मॉलिक्यूल्स यानी ये प्रोड्यूस कर रहा है, M से शो करते हैं यहाँ मॉलिक्यूल्स को। और इसी तरफ एक दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, हम इसको नाम देते हैं E2 का। दूसरी एंजाइम E2 है। E2 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल्स 1000 चलें, 1000 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो याद रखिएगा कि इसकी जो एंजाइम E1 का जो रेट है वो लो है, और जो एंजाइम 2 है इसका रेट हाई है। क्योंकि इसके अंदर इसने क्या किया, प्रोडक्ट्स बढ़ाई। एंजाइम्स ने 1000 मॉलिक्यूल ये 1 सेकंड में बना रहा है, जबकि ये 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन है। तो याद रखिएगा रेट में हम यही देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की बनी, वो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कहलाती है। जैसे हमने आपको मिसाल से समझाया था कि एंजाइम 1 ने कितने बनाए थे, 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज किए। एंजाइम 2 ने 1000 मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा यानी उसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, सबस्ट्रेट यानी ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हुए प्रोडक्ट में वो, तो वो कहलाएगा हाई रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर विल द एंजाइम एक्टिविटी। याद रखिएगा जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी समझे उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी एंजाइम की, और जितनी यानी उसका सबस्ट्रेट यानी प्रोडक्ट में कम बनेंगे, प्रोडक्ट कम बनेगा सबस्ट्रेट का, तो इसका मतलब है वो एंजाइम एक्टिविटी भी लो होगी। जैसे एंजाइम E1 हमने कहा था, E1 क्या है, लो एंजाइम एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट 100 बन रहे थे, और जिसमें 1000 मॉलिक्यूल्स बने सबस्ट्रेट यानी प्रोडक्ट में चेंज हुए, वो यानी हम कह सकते हैं हाई एंजाइम एक्टिविटी थी। तो अब याद रखिएगा कभी कभार ऐसा होता है कि टेम्परेचर के चेंज की वजह से, या पीएच के चेंज की वजह से, या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट में चेंज आने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ये इनकी यानी कम प्रोडक्शन होती है, लो प्रोडक्शन, या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम होती है। तो अब इसकी कुछ वजह है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये अब होता क्या है इसमें, कभी कभार एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई एक इनहिबिटर जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर आके अटैच होता है, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो चेंज हो जाती है स्लाइटली, और ये सबस्ट्रेट को रिसीव नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक एंजाइम था, तो इसके एक्टिव साइट पे एक इनहिबिटर आ गया, इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक। इसकी वजह से ये एक्टिव साइट की शेप चेंज होगी, जिसकी वजह से ऊपर से सबस्ट्रेट आके इस पे बाइंड नहीं हो सकता, और इसकी वजह से फिर प्रोडक्शन भी नहीं होती। तो सबसे बड़ी वजह स्टूडेंट्स प्रोडक्शन कम होने की यही है। तो फिर क्या होगा, सम मॉलिक्यूल्स वर्क एज एक्टिवेटर्स व्हेन बाइंड एंजाइम के साथ ये बाइंड होते हैं, यानी एक्टिव साइट से थोड़ा दूर होके अवे आके कोई, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहेंगे जो मॉलिक्यूल यहाँ के बाइंड होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो फंक्शन ऑफ एक्टिव साइट है वो यानी ख़त्म हो जाएगा, यानी मज़ीद सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा।
और इसकी वजह से क्या होगा, यानी ये फैक्टर्स यानी एंजाइम की प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, और अब इन्हीं एक्टिवेटर्स पे क्या होता है, थर्मल फैक्टर भी इस पे असरअंदाज होता है और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी। तो पहला जो फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है टेम्परेचर। तो याद रखिएगा जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करते हैं। हायर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जब एंजाइम और मॉलिक्यूल की हाई हो जाएगी वहाँ पे रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अभी जैसे याद रखिएगा जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स की जो एंजाइम हैं ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को, क्योंकि ये प्रोटीन होते हैं नेचर में और प्रोटीन एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अब ये जो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम काम कर सकता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? अब इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी या प्रोडक्शन डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नीचे टेम्परेचर है और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देखें। और एक जगह पे आके ये टेम्परेचर क्या हुआ, स्टॉप होगा और वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा ग्राफ। और ये यहाँ देखें, यहाँ जो हमने एक लाइन की जहाँ तक ये क्या हो रहा है, यानी टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ हो रहा है उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है। लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके फिर क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन या डिक्रीज इन एक्टिविटी। फिर यहाँ पे क्या होगा, मज़ीद प्रोडक्शन नहीं होगी। तो याद रखिएगा यानी हमने जैसे ऊपर बताया था कि एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, वो ख़ास टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वो एंजाइम की रेट ऑफ एक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये ख़ास टेम्परेचर तक जाके होती है और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑप्टिमम, OPT से हम लिख देते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। फिर इस टेम्परेचर के बाद अगर क्या होगा स्टूडेंट्स, मज़ीद टेम्परेचर बढ़े तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी बल्कि ये डिक्रीज़ हो जाएगी, ये याद रखिएगा। जैसे ह्यूमन एंजाइम्स ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिव होते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये डीनेचुरेशन कहलाती है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है, एक्टिविटी रिड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, यानी प्रोडक्शन नहीं होगी। बट एंजाइम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एंजाइम्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं लेकिन इनको डैमेज नहीं होते, ये वैसे ही वैसे रहते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो हायर ऑर्गेनिज्म में ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी ये इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने अंदर। और कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है, गर्म चश्मों में, जिनको थर्मोफिलिक कहते हैं, और इनमें भी ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या उससे ऊपर हो सकता है। ऐसे एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर से या हाई, यानी ऐसे एंजाइम्स को बायोलॉजिकल वॉशिंग में भी यूज़ किया जाता है जो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने ग्राफ के ज़रिए भी समझा दिया कि ये जो है 0, 10, 20, 30 ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये टेम्परेचर है। देखें जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही इंक्रीज़ करता है, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पे आके ये प्रोडक्शन फिर रुक जाती है और यहाँ से क्या होता है, दोबारा नीचे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है जहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो या प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये स्टूडेंट्स टेम्परेचर का हमने आपको समझा दिया। अब आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच पे। पीएच आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, पीएच हमारे पास एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेके 2, 3, 7 तक और 7 से 14 तक रीडिंग होती है। 1 से 7 तक एसिडिक कहलाते हैं और 7 न्यूट्रल कहलाएगा और 7 से 14 तक बेसिक
और हमारे बॉडी यानी एक ख़ास पीएच पे काम कर रही होती है, जैसे हमारी आंखों की टेयर ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, ब्लड, इनका ख़ास पीएच है, ये याद रखिएगा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विथ पीएच, देयर इज़ अ जनरली मार्क। और ये देखिए पीएच भी एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ पे एंजाइम्स अपना वर्क सही से कर सकते हैं। ईच एंजाइम हैज़ वेरी नैरो रेंज और इट वर्क्स एट ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, और ये इफ़ेक्ट करता है चार्जेस ऑफ द अमाइनो एसिड साइड चेन विच टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने समझाया था कुछ क्वाटरनरी हैं, टर्शरी हैं, उन पे ये इफ़ेक्ट करता है पीएच। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका पीएच होता है यानी 7 से 8 तक होता है, यानी ये एसिडिक यानी बेसिक और न्यूट्रल के दरमियान है। गैस्ट्रिक एंजाइम जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होते हैं, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन ये एसिडिक कंडीशंस में काम करता है और इसका पीएच 1.4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट वर्क्स इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। ऑन द अदर साइड जो एमाइलेज से ये एंजाइम रिलीज़ होता है पेंक्रियास से, और ये अल्कलाइन होता है 8.5, यानी ये एसिडिक होता है। तो याद रखिएगा मुख्तलिफ एंजाइम्स मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं, तो ये भी फैक्टर है जो इस पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हर एंजाइम का अपना पीएच होता है, और पीएच भी आपको समझा दिया। अब समझाते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ अगर 2 सबस्ट्रेट हैं और 4 एंजाइम हैं, कितने हैं? 3 एंजाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। ठीक है, अब एंजाइम के बढ़ाने से जो है ना, यानी सबस्ट्रेट वहीं रखेंगे, एंजाइम बढ़ाएंगे तब भी प्रोडक्शन जाके वहीं होनी है। तो याद रखिएगा एंजाइम कंसंट्रेशन इसी को कहा जाता है। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट इन एंजाइम मॉलिक्यूल, यानी दोनों चीज़ें चाहिए, सबस्ट्रेट भी चाहिए और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स भी चाहिए। इफ़ द सबस्ट्रेट टू कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, द एंजाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी जितने आप सबस्ट्रेट अगर 2 हैं, यहाँ एंजाइम्स 3 रख दें, तो फिर भी जितने सबस्ट्रेट होंगे उतने ही एंजाइम वहाँ प्रोडक्शन होनी है, 2 ही होंगे। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितने सबस्ट्रेट बढ़ेंगे उतने ही आपने एंजाइम भी बढ़ाने हैं, फिर जाके नहीं तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, एंड लिमिटेड टू द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, 8 कर दिए, 5 कर दिए, और यहाँ हमने एंजाइम्स बढ़ा दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 कर दिए, तब भी जाके यानी वहीं प्रोडक्ट बननी है, यानी जितने सबस्ट्रेट होंगे उतने ही क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। तो याद रखिएगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, और इन पे एक सेचुरेशन कहा जाता है। यहाँ याद रखने वाला जो पॉइंट है, सेचुरेशन यानी ये होता है, यानी द नंबर ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट। अगर सारे एंजाइम्स में यानी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हैं तो ये सेचुरेशन लेवल कहलाएगा, वहाँ एक्टिविटी फिर कांस्टेंट होगी, यानी जितने सबस्ट्रेट होंगे उतने ही एंजाइम्स उन्हीं प्रोडक्शन होगी, भले आप जितने भी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, प्रोडक्शन वहीं कांस्टेंट रहती है। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा चौथा फैक्टर क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेयर एंजाइम्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ ये देखिए, सबस्ट्रेट की हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसको सेचुरेशन कहते हैं। सेचुरेशन पहले बताया था स्टूडेंट्स कि जितने एंजाइम्स हैं अगर उनकी एक्टिव साइट्स पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हैं सबके,
तो वो सेचुरेशन लेवल है और वहाँ मज़ीद प्रोडक्शन नहीं होगी, भले आप सबस्ट्रेट बढ़ाएं और एंजाइम वहीं रख दें, तो जितने यानी सबस्ट्रेट होंगे वो उतने ही बढ़ेंगे। देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी। एट वेरी हाई टेम्परेचर सबस्ट्रेट एक्सर्ट रिटार्डिंग इफ़ेक्ट्स, फिर वो यहाँ पे उसकी एंजाइम पे ऐसे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, वो मज़ीद नहीं बढ़ेगी। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में समझा दिया, यहाँ भी थोड़ा आपको चले समझा देते हैं। तो हमने पहले रेट ऑफ सबस्ट्रेट आपको समझाया स्टूडेंट्स। रेट यानी जितने सबस्ट्रेट एक सेकंड के अंदर जितनी प्रोडक्शन होती है वो उसका रेट कहलाता है। तो हमने पहले टेम्परेचर में कहा कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतनी ही प्रोडक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और एक यानी ख़ास टेम्परेचर पे जाके फिर वो क्या हो जाते हैं, मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता बल्कि वो डिक्रीज़ करता है और उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जब एंजाइम अपनी एक्टिविटी करना छोड़ दे और एंजाइम की शेप चेंज हो जाए तो ये कहलाता है डीनेचुरेशन। अब होता कैसे है, याद रखिएगा, ये एंजाइम के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स और ये अमाइनो एसिड्स के अंदर मुख्तलिफ बाउंड से मिले होते हैं। जब इनको हम हीट देते हैं तो ये बाउंड्स टूट जाते हैं, इनमें मॉलिक्यूलर मोशन पैदा होता है, इनकी कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। फिर वो ज़्यादा ओवर हीट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनके बाउंड्स, और बाउंड्स ब्रेक की वजह से शेप चेंज होती है, इसी को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। ये आपको ग्राफ में हमने समझाया था कि यहाँ एंजाइम एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यानी बढ़ रहा है और एक जगह पे जाके ये रुक जाएगा, मज़ीद यानी प्रोडक्शन नहीं होगी। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे एक्टिविटी मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा बने, और फिर उसके बाद से वो डिक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन और इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो ये भी आपको समझा दिया टेम्परेचर में। फिर हमने स्टूडेंट्स आपको समझाया था पीएच हमने कहा है कि स्केल होता है, ये 1 से 7 तक एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है और 7 से ऊपर बेसिक कहलाता है। तो हर एंजाइम का एक ख़ास पीएच पे काम करती है। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन का पीएच 2 है, ये उस पे काम करेगा। सेलेवरी एमाइलेज 6.7 है, तो ये अपने ख़ास पीएच पे काम करते हैं, याद रखिएगा। फिर इसी तरह हमने समझाया आपको एंजाइम कंसंट्रेशन की जितना रेट ऑफ सबस्ट्रेट हम बढ़ाएंगे यानी एंजाइम्स की, तब भी वो मॉलिक्यूल्स उतनी ही प्रोडक्शन देंगे। जैसे यहाँ अगर 6 सबस्ट्रेट हैं, हमने एंजाइम 8 कर दिए, तब भी ये प्रोडक्शन 6 मॉलिक्यूल होगी। क्योंकि याद रखिएगा ये जो सबस्ट्रेट हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट से जितने बाइंड होंगे उतने ही जाके वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये उसके बाद सबस्ट्रेट और इसका तकरीबन एक जैसा ही है सेचुरेशन लेवल। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने समझना था कि सेचुरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द एक्टिव साइट ऑफ द नंबर ऑफ एंजाइम्स इज़ बाइंडेड बाई सबस्ट्रेट इज़ कॉल्ड सेचुरेशन। तो मज़ीद फिर उसमें वो कांस्टेंट रहती है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ